अब हम लोग दोस्तों इसी घटना चक्र की ये तीसरी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने जा रहे हैं। जीएस वाले पोर्शन को दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट दोस्तों सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी में विभक्त है आपके आरओ के एग्जाम की दृष्टि से। तो आज हम लोग जो है इसी जीएस वाले पोर्शन को निपटाते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक से बढ़कर एक प्रश्न है, आपके जितने भी प्रश्न हैं सब के सब करंट से रिलेटेड प्रश्न हैं। कुछ आपको करंट से डायरेक्ट दिए गए हैं, कुछ करंट से जोड़कर आपको स्टैटिक वाले प्रश्न बनाए गए हैं, कुछ यूपी स्पेशल वाले हैं। इसी तरह से दोस्तों पूरे सिलेबस को कवर करते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक टॉपिक को टच कराया गया है। आप अगर इस पूरा क्वेश्चन को एनालिसिस करोगे तो आपको इस बात की आइडिया विकसित हो जाएगी हमें किन किन टॉपिक पर फोकस करना है। तो दोस्तों अंतिम समय में हमने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कहां से पढ़ा, कब पढ़ा, ये सब बातें दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज पर आ जाती है। अंतिम समय में जब हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं तब हमें पता चलता है दोस्तों हम कहां मजबूत हैं, कहां कमजोर हैं। टेस्ट सीरीज ही हमें बताती है कि हमारा ये टॉपिक कमजोर है, हमें यहां काम करने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को जरूर एनालिसिस करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा, तो साथियों हम लोग शुरू करते हैं अपने सामान्य अध्ययन वाले पोर्शन को। बहुत अच्छा, हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आप दोस्तों कोई भी मैगजीन रखे होंगे, आपको दिया होगा जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में, रसायन में, चिकित्सा के, सब एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई ना कोई ट्रिक करके याद कर लीजिए कौन किसको मिला। तो यहां पर आपको दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024 के संदर्भ में, तो उसी पर आपको कुछ कथन दे दिए गए हैं। कह रहे हैं बताइए कौन सा हमारा स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो अगर हम लोग पहले वाले ऑप्शन को देखो तो कह रहे हैं इसमें विक्टर एम्ब्रोस, क्या नाम लिखा है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को, यही दो नाम है दोस्तों, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन, ये दोनों के दोनों अमेरिका के हैं। इन्हीं को दोस्तों ये चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन के लिए दिया है। यहां ट्रांसलेशन लिख दिया है इसलिए गलत हो गया। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन के लिए दिया है, यहां ट्रांसलेशनल जीन लिख दिया, तो इसलिए यह गलत हो गया। आधी बात सही है, जबकि आपसे पूछे चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्हीं दोनों को मिला है, ये दोनों अमेरिका से, इतना सही है। और यहां ये ट्रांसलेशन की जगह ट्रांसक्रिप्शनल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए था, तो ये हो जाता। तो ये आपका इसलिए गलत हो गया, तो ये आपका नहीं होगा। दूसरा आप जो आपको सेंटेंस दिया गया है, माइक्रो आरएनए की खोज 1993 में की गई थी और यह जीन नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी बिल्कुल, ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ये आपका पहला आपको करंट से जोड़ा, दूसरा का इसी से जोड़कर आपको स्टैटिक वाला बना दिया। तो आप जान लीजिए कोई भी करंट पढ़िए तो उसका निचोड़ पढ़ा करिए, उसका थोड़ा सा अंदर घुस जाएंगे तो आपको और अच्छा जो है सेफ स्थिति में रहेंगे। तो आपको कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें, बहुत अच्छा, यहां एक करंट से रिलेटेड आपको प्रश्न दिया गया है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, तो जो 21 में मनाया गया था उसके संदर्भ में दिया है। विश्व जल दिवस जो 21 में मनाया गया था उसके अवसर पर केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर किन पक्षों के बीच समझौता ज्ञापन हुआ था। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री की उपस्थिति में, प्रधानमंत्री उपस्थित थे, जल मंत्रालय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच हुआ था। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच हुआ था ये। यहां दोस्तों क्या हुआ, केन बेतवा लिंक, केन का जो सरप्लस जल है उसे बेतवा में डाला जाए, जिससे बुंदेलखंड एरिया का जो सूखा एरिया है उससे मतलब सिंचाई किया जा सके, उसको सींचा जा सके सूखा एरिया को। और जेड मोड़ सोनमर्ग सुरंग, यानी कोई ऐसी सुरंग होगी जेड मोड़ के फॉर्म में बनी होगी, यानी ऐसे गई होगी, ऐसे होकर फिर ऐसे बनी होगी, तो इसी टाइप को जो है जेड मोड़ सुरंग कहा गया है। तो इसी के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, कथनों को पढ़कर आपको सही उत्तर देना है। तो जेड मोड़ सुरंग को दोस्तों सोनमर्ग सुरंग भी कहा जाता है, क्योंकि यह जम्मू कश्मीर का एक जिला है गांदरबल, उसी गांदरबल जिले में दोस्तों ये है। तो उसी मतलब ये सोनमर्ग एक पर्यटन स्थल है, उसी के नाम पर इसको रख दिया गया है, जेड मोड़ का नाम सोनमर्ग। तो यहां पहले वाले स्टेटमेंट पे आपसे करें, जेड मोड़ सुरंग का पुनर्नामकरण सोनमर्ग सुरंग के रूप में किया गया है। यस, आप लोग जानते हैं गांदरबल जिले में ये सोनमर्ग एक पर्यटन स्थल है बहुत ही ऊंचाई पर, तो उसी के नाम पर यह रख दिया गया है सोनमर्ग सुरंग। तो यस, ये वाला तो आपका सही है। दूसरा वाला अगर पढ़ेंगे तो यह सुरंग श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जो कि गलत है दोस्तों। यह SSL के बीच बनाई गई है, श्रीनगर
सोनमर्ग और लेह के बीच बनाई गई है। तो याद रखेंगे, SSL याद रखे रहेंगे तो ये कनेक्ट आपके दिमाग में लंबे समय तक बने रहेगा। कहाँ है? जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में। तो ये सब चीजें याद रखे रहेंगे तो ये हो जाएगा। तो दूसरा आपका गलत हो गया, यहाँ जो है जम्मू कश्मीर देखकर मामला गड़बड़ा दिया। तो श्रीनगर सोनमर्ग लेह के बीच है दोस्तों, ये याद रखे रखिएगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा? पहला केवल सही है, ऑप्शन सी केवल सही हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों हम लोग अगर चौथा वाला देखते हैं, फैक्चुअल प्रश्न है। जो फैक्चुअल प्रश्न है उनको हम थोड़ा जल्दी देखेंगे। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो दोस्तों ये सऊदी अरब को सौंपी गई है। ये पूछना क्यों जरूरी था? क्योंकि दोस्तों ऐसा पहली बार है जब सऊदी अरब फीफा विश्व कप 2034 में मेजबानी करने जा रहा है, पहली टाइम इसका होगा। आगे जरा हम लोग देखते हैं दोस्तों, कुछ आपको दिवस दे दिया है और इसको क्रोनोलॉजी के वे में हमें सेट करना है, बताना है बहुत अच्छे से। पहले आप एक बार ऐसे क्वेश्चन को पढ़ लिया करिए। विश्व शौचालय दिवस, विश्व खाद्य दिवस, विश्व डाक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस। ये शिक्षक दिवस नहीं, विश्व शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस तो हम लोग दोस्तों 5 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस जो होता है दोस्तों उसके जस्ट एक महीने बाद 5 अक्टूबर को मनाते हैं। तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं, याद रखे रहेगा। और ये सब अक्टूबर में मनाया जाता है, लेकिन विश्व शौचालय दिवस होता है जो दोस्तों ये नवंबर में मनाया जाता है, 19 नवंबर को। तो सारे मैंने बता दिए, सारे के सारे अक्टूबर में है, बस यही बेचारा 1 नवंबर में है टॉयलेट वाला। तो आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए, ये नवंबर में है और हमें कालक्रम में सेट करना है, पहले कौन आता है फिर कौन फिर कौन। तो जानते हैं नवंबर अक्टूबर के बाद आता है, तो एक वाला सबसे अंत में होना चाहिए। तो एक वाला सबसे अंत में होना चाहिए। तो ये हो गया। और अब हम चलते हैं दोस्तों विश्व डाक दिवस पर। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अगर हम लोग खाद्य दिवस की बात करें तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका कौन सा क्रोनोलॉजी में आपका कौन सा बैठ रहा है? 3 आपका पहले नंबर पर, आपका 5 शिक्षक विश्व शिक्षक दिवस पहले आ जाएगा, चौथा वाला। तो चौथा वाला सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद दोस्तों तीसरा वाला आएगा, फिर दूसरा, फिर पहला टॉयलेट वाला। यस, आपका बी हो जाएगा ऑप्शन। बहुत अच्छा। कह रहे हैं टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन कहाँ की है? अमेरिका की है। टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2024 का एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, ये बताना है। तो दोस्तों कैटलीन क्लार्क को घोषित किया गया है। यह एक महिला है, यह महिला है, अमेरिका की हैं। इन्हीं को दोस्तों यह घोषित किया गया है एथलीट ऑफ द ईयर। अगर आपको पूछे 2025 का दोस्तों पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को। तो पर्सन ऑफ द ईयर दोस्तों क्या होता है? जो अपने किसी भी कारनामे से पूरे विश्व में चर्चा में रहा हो तो उसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है। तो याद रखिए पर्सन ऑफ द ईयर और ये एथलीट ऑफ द ईयर, तो दोनों को याद रखे रहेगा। ये कैटलीन क्लार्क महिला हैं और दोस्तों ये कहाँ की हैं? ये हैं दोस्तों अमेरिका की हैं। ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, तो याद रखे रहिएगा इनको। बहुत अच्छा क्रोनोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। आपको नीचे कुछ घटनाएं दे दी गई हैं, इन घटनाओं को विचार करके बताइए कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा, आपको प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उधास का निधन दिया गया है और 4 मशहूर व्यक्तियों का नाम दिया गया है जो जिनका निधन हो चुका है। इनको आपको क्रोनोलॉजी में सेट करना है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उधास के बारे में जानते ही होंगे दोस्तों, जिन्होंने चिट्ठी आई है जैसे बेहतरीन गाना गाया है। मोहरा फिल्म का जो गाना है कि ना कजरे की धार ना मोतियों की हार, ये वाला गाना इन्हीं ने गाया है। तो इनका जो निधन हुआ है दोस्तों, इनका निधन दोस्तों फरवरी में हुआ है। ये फरवरी में इनका निधन हुआ था। तो 26 फरवरी के आसपास दोस्तों इनका ये निधन हुआ था। तो ये हम मान लें प्रसिद्ध राजनीतिक एवं सीपीआई एम नेता सीताराम येचुरी का जो निधन हुआ था दोस्तों, ये सितंबर में हुआ था। ये लगभग इनका कह सकते हैं 12 सितंबर के आसपास इनका निधन हुआ था। ये सितंबर के आसपास हुआ था। और दोस्तों यहाँ जो और दिया है फैशन डिजाइनर रोहित बाल का निधन दोस्तों ये कब हुआ था? तो ये नवंबर में हुआ था दोस्तों, ये नवंबर में हुआ था। और इनका जो प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन कब हुआ था दोस्तों? तो ये दोस्तों हुआ था 15 दिसंबर को। तो इनका हम दिसंबर में मान लें, तो दिसंबर में हुआ था ये। तो आपका कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, चौथा, तीसरा। यस, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो साथियों अब हम लोग 8वें प्रश्न को देखते हैं। यूपी स्पेशल से संबंधित बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको कुछ कथन दे दिए गए हैं, विचार करके बताइए कौन सा सही है। तो पहला दोस्तों जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है, गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट को 9 अगस्त 2024 को ISO ये 900
2015 प्रमाण पत्र ये जो मिला है, तो ये गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट को मिला है। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में कुल 7 कमिश्नरेट हैं, तो कमिश्नरेट जिले हैं, तो गौतम बुद्ध नगर को मिला है। तो ये हो गया सही आपका। कह रहे हैं यह उत्तर प्रदेश का दूसरा आईएसओ प्रमाण पत्र मतलब आईएसओ प्रमाणित कमिश्नरेट है। तो दोस्तों दूसरा नहीं, यह पहला है। तो यहाँ जो दूसरा लिख दिया गया है, तो यहाँ पर ये पहला होना चाहिए था, अभी ये पहला मिला है इसे, तो दूसरा आपका गलत हो गया। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों, ये केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए। बहुत अच्छा, देखते हैं भाई क्या है। आपको कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। देखें हम लोग, दिसंबर 2024 में चीन ने अंतरिक्ष में सबसे लंबी स्पेसवॉक का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये बात सही है दोस्तों, बिल्कुल सही, ये सही कह रहे हैं। और अगर हम लोग कारण आर को देखें तो कह रहे हैं यह स्पेसवॉक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों सूसन हेल्स और जिम वाश द्वारा तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से की गई थी। तो दोस्तों तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से नहीं, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से किया गया था। तो ये बात यहाँ गलत हो गई। तो यहाँ तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन नहीं होगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा। तो ये आपका कारण आर गलत हो गया। तो केवल ए सही है, ए सत्य है किंतु आर असत्य। आपका ऑप्शन जो होगा दोस्तों 90 का आपका जो ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना के नाम से जाना जाता है, तो क्या है आप लोग जानते हैं दोस्तों, पहले ही बता दें आपको। सौभाग्य योजना क्या है दोस्तों, ये जो गरीब है, बीपीएल वर्ग के लोग हैं, उनको फ्री में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना, और जो दोस्तों एपीएल वाले हैं उनको मतलब 500 रुपए में बिजली कनेक्शन दिलाना। और ये 500 रुपया किस्त में होता है, एक मुश्त नहीं बल्कि किस्त में दिया जाता है, 50-50 रुपए के 10 महीने की किस्त पर। तो ये है दोस्तों, यही इसके बारे में है। तो यहां दोस्तों देख रहे हैं लिखा है ना कि यह योजना गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली का कनेक्शन प्रदान करती। हाँ, ये बात तो सही है। दूसरा में जो कर रहे हैं अन्य ग्रामीण परिवार, यानी जो गरीबी बीपीएल से ऊपर हैं, तो 500 रुपए की एक मुश्त राशि देनी होती है। दोस्तों मैंने पहले बताया एक मुश्त नहीं देनी होती, जिनको देना है 500 रुपया 500, तो वो 50-50 रुपए की 10 महीने की किस्त इसमें बनती है, 500 रुपया वो देते हैं। तो यहाँ एक मुश्त की जगह किस्त होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया आपका। आपका जो आंसर होगा ये कौन सा हो गया, केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन बी। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि 100वां तानसेन संगीत समारोह कहाँ हुआ। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं मशहूर अपने जमाने के तानसेन बहुत एक मशहूर संगीतज्ञ थे, ये ग्वालियर के थे। तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, ग्वालियर में ही ये प्रोग्राम हुआ होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसीलिए ग्वालियर को ये मतलब म्यूजिक सिटी बोला जाता है। आगे अगर हम लोग देखें 12वें को दोस्तों अगर देखें तो इसमें क्या दिया है, अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव, अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव 2024 के संदर्भ में कुछ कथन है, कथनों को सही से पढ़कर उत्तर दें। पहला स्टेटमेंट अगर हम पढ़ेंगे तो यह उत्सव लखनऊ में 15 से 20 नवंबर 2024 के बीच जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ था। जी बिल्कुल, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कह रहे हैं इसमें 22 राज्यों के 50 लोक नृत्यों के साथ स्लोवाकिया और वियतनाम के कलाकारों की प्रस्तुति शामिल थी। तो दोस्तों ये आधी बात सही है, और आधी बात मतलब पूरी बात गलत हो जाती है, स्टेटमेंट में आधी बात नहीं चलती है। तो दोस्तों इतना तो सही है कि इसमें जो है 22 राज्यों से जो है 38 कलाकार आए थे, 50 कलाकार नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें यहाँ पर सतर्क होना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों यह 50 की जगह ये 38 यहाँ दिया होता तो सही हो जाता। तो कुल 38 कलाकार लोक नृत्य आए थे, जो स्लोवाकिया और वियतनाम कलाकारों की प्रस्तुतियां भी शामिल थी। 22 राज्यों से भी थे, ये भी सही है। सिर्फ 50 यहाँ की जगह 38 होना चाहिए था, तो इसलिए यह गलत हो गया। तो आपका जो आंसर होगा केवल एक हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे दोस्तों दिया है, बहुत अच्छा, आप लोग समझ रहे होंगे इसको। महाकुंभ 2025 में जो भगदड़ हुई थी उसके लिए जो जांच आयोग बैठी है उसके सदस्यों में कौन सा शामिल नहीं है। तो आप लोग दोस्तों ये बच्चों वाला प्रश्न है, स्वाभाविक सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। इसमें मुख्यमंत्री नहीं होंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे दोस्तों ये मामला निष्पक्ष कहां रह जाएगा। मुख्यमंत्री यहां पर नहीं होंगे, तो आप लोग ये समझ जाइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। और बाकी यहां पर आप लोग समझ गए होंगे सेवा यानी रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी के गुप्ता, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डीके सिंह, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर जज जो है हर्ष कुमार, ये तीनों हैं, इस तीनों इस कमेटी में हैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री थोड़ी ना होंगे, स्वाभाविक सी बात है।
आगे हम देखें अगर ये 14वें वाले में, तो आपको कह रहे हैं विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा हमारा सही नहीं है। जरा हम लोग ध्यान से देखें दोस्तों, विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 संदर्भ बात की जा रही है, तो स्थलों की संख्या 25, यस दोस्तों बिल्कुल सही। शामिल महाद्वीप, इसमें कुल 5 महाद्वीप के लोग शामिल हुए, यस 5 महाद्वीप में शामिल हुआ, ये भी सही है। और भारतीय स्थल जो इसमें शामिल हुआ, भुज का ऐतिहासिक जल प्रणालियां दोस्तों शामिल हुई, तो ये तीनों तो हमारा सही है, चौथा ही गलत हो जाएगा। कह रहे हैं चंद्रमा पर स्थल, अपोलो 11 का लैंडिंग स्थल मंगल पर हुआ था। दोस्तों ये जो चंद्रमा का स्थल शामिल हुआ, अपोलो जहां लैंड किया था दोस्तों, ये मंगल पर नहीं बल्कि चंद्रमा पर लैंड किया था। अपोलो 11 का जो लैंडिंग हुई थी, ये मंगल पर नहीं हुआ था, ये चंद्रमा पर हुआ था, तो इसलिए यह गलत हो गया। यहां पर आपका डी हो जाएगा कि यही सुमेलित नहीं है। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 15 वाले में, तो चीन ने अपना पहला विदेशी वायुमंडलीय निगरानी केंद्र कहां पर स्थापित किया है। तो दोस्तों स्वाभाविक से इसमें चीन नहीं दिया है, तो कहां, किसी दूसरे के यहां थोड़ी न करेगा, जहां पर सबके लिए दरवाजे खुले होते हैं, अंटार्कटिका में करेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, अंटार्कटिका में। आगे जरा हम लोग देखें दोस्तों, ये 16वें वाले में, बहुत अच्छा, आपको कुछ व्यक्तियों के नाम दे दिए गए हैं और उनके कुछ योगदान है, हमें मिलाकर बताना है कि कौन सा। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव के बारे में जानते होंगे, राजीव गांधी की हत्या हुई, उसके बाद कांग्रेस के प्रधानमंत्री यही बनाए गए थे। इन्हीं के समय एलपीजी सुधार हुआ था, हालांकि उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। तो दोस्तों यही है, आर्थिक उदारीकरण के जनक के रूप में यहाँ पर जाना जाता है, हालांकि इसको जो है मनमोहन सिंह का क्रेडिट जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री यही थे, तो ये दे दिया है, तो हम इन्हीं को मिला देते हैं। एलन मस्क आप लोग जानते हैं, इस पे एलन मस्क स्पेस एक्स के माध्यम से अंतरिक्ष में तहलका मचाया और टेस्ला के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों में तहलका मचाया। तो दोस्तों यही है आपका, ये इन्हीं पर आ जाएगा, ये चौथे वाले में। और दोस्तों स्मृति ईरानी जानते हैं, ये जो महिला बाल विकास मंत्री थी, तो उन्हीं पर जो है महिला सशक्तिकरण योजनाएं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे इन्हीं के मतलब छाया क्षेत्र में लागू हुआ था। तो सत्या नडेला दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, जो भारतीय मूल के हैं, यस। तो आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा, आप लोग वहां पर विकल्प में अगर देखेंगे तो आपका हो जाएगा, पहला सीधे सीधे मिला है, बी वाला 4 पर, डी वाला 2 पर। तो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे तो हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। यहाँ पहला सीधे सीधे मिला है और बी वाला 4 पर, डी 3 और ये डी 2, ये डी वाला हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो 17 वाले में दोस्तों क्या होगा, यहाँ ये कह रहे हैं स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्नो लेपर्ड की संख्या सबसे अधिक है। तो स्नो लेपर्ड को हिंदी में दोस्तों कहते हैं हिम तेंदुआ आप लोग जानते हैं, इसी को इंग्लिश में स्नो लेपर्ड कहा जाता है। तो तेंदुआ दोस्तों ये सबसे ज्यादा कहां पाए गए दोस्तों, लद्दाख में पाए गए दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड कहां पाए गए, ये लद्दाख में पाए गए। कितना था दोस्तों, 718 अकेले जो है लद्दाख में पाए गए। तो इसको याद रखे रहिएगा आप लोग, 718 तो लद्दाख में। आगे चलें दोस्तों, हम लोग अगर देखें, आगे चलें, उसके बाद उत्तराखंड में 124। आगे अगर हम लोग देखें 18वें वाले में आपसे दिया है दोस्तों, 18वें वाले में क्या दिया है, इसको जरा हम लोग देखते हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से संबंधित, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी FIH हॉकी स्टार्ट अवार्ड 2024 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, कौन सा सही नहीं है ये बताकर थोड़ा सा हम क्वेश्चन को सेट करें, कट गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18वें को देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा। ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी FIH हॉकी स्टार्ट अवार्ड 2024 के संदर्भ में कुछ कथन है, बताइए कौन सा सही नहीं है। तो वो बता दे और कौन सा सही नहीं है, इसका हमें सही उत्तर देना है। पहला में कह रहे हैं पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह को मिला, जबकि महिला वर्ग में यह पुरस्कार इपजी जानसेवा को मिला था। तो दोस्तों ये बात सही है कि गलत है। तो दोस्तों 2024 में पुरुष वर्ग में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला हरमनप्रीत सिंह जो कि भारत के हैं, इनको मिला, और महिला वर्ग में इब्बी जानसेब जो कि नीदरलैंड की हैं, इनको मिला है। अगर हम लोग दूसरा वाला स्टेटमेंट को देखें तो कह रहे हैं इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार
पुरुष वर्ग में पीआर सरीजेस को मिला है, हाँ मिला है, इतना बात सही है। लेकिन महिला वर्ग में नीदरलैंड की एनी विनेडाल को प्रदान नहीं किया गया है, ये बात यहाँ से गलत हो जाती है। तो दोस्तों जो महिला वर्ग में जो मतलब पुरस्कार मिला गया है, तो दोस्तों ये है, उनका नाम चाइना की है, जिनका नाम जियाओ है, जियाओ, उनको मिला है। ये नाम याद रखिए रहेगा, जियाओ, चाइना की हैं, इनको मिला है। तो दोस्तों ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है, तो आपका ये दूसरा स्टेटमेंट गलत, केवल पहला सही है, सी वाला आपका सही हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों 19 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथन में से कथन और कारण दिए गए हैं, इसको पढ़कर बताइए कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है, जरा देखते हैं। प्रोबा 3 मिशन सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए विश्व का पहला प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है दोस्तों। यस, बिल्कुल सही दोस्तों। प्रोबा 3 मिशन क्या करेगा, ये अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और ये सूर्य के बाहरी जो आवरण होता है जिसे हम लोग कोरोना कहते हैं, उसका दोस्तों ये ऑब्जर्वेशन, उसका अध्ययन करेगा। ये कारण वाला तो आपका ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है आपका। इसरो का ये दोस्तों मिशन था, इसरो ने इसे लॉन्च किया था, तो याद रखिए रहेगा इसरो नाम। तो आगे अगर कारण वाला देखें तो यह मिशन पृथ्वी की सतह से सूर्य के पूर्व ग्रहण का अवलोकन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि गलत है दोस्तों। पृथ्वी की सतह से नहीं, अंतरिक्ष से। तो सूर्य का ये मतलब बाहरी जो आवरण होता है कोरोना, उसका अध्ययन करेगा। तो ये बात आपकी गलत हो गई। आपका जो आंसर होगा ये ए सही है, किंतु आर गलत, ये हो जाएगा। 20वां को देखें, बहुत अच्छा, यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न है। अब आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर कौन सा है। तो किस राज्य ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिक्षा जोन यानी स्पेशल एजुकेशन जोन स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कुल 6 जिलों में दोस्तों, 6 जिले कौन कौन से हैं? लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा और गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड का एक क्षेत्र है। यहां पर दोस्तों स्पेशल एजुकेशन जोन स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा, ध्यान से देखिएगा। आपको कथन कारण वाला सवाल दे दिया है। कथन कारण, कथन में करें दोस्तों, एमएसपी सदैव C2 लागत से अधिक होता है। एमएसपी आप लोग जानते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी सदैव C2 लागत से अधिक होता है। तो C2 लागत क्या होता है दोस्तों? जो हम लोग खेती में, अपने कृषि में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो खर्च करते हैं, यानी कैश और कैश के अलावा जो हम लोगों का मेहनताना लगता है, इसे C2 लागत कहा जाता है। ये सदैव एमएसपी से कम होता है, यानी एमएसपी सदैव C2 लागत से अधिक होती है ना भाई, तभी हमको फायदा होगा, नहीं तो क्यों होगा। तो ये है, तो इसका कारण बता रहे हैं क्यों एमएसपी सदैव C2 से लागत अधिक होती है, क्योंकि एमएसपी में उत्पादक सब्सिडी भी सम्मिलित होती है। तो ये बात आपकी कथन और कारण दोनों सही होगा। आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यही वाला हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ए वाला हो जाएगा। यहाँ पर ए वाला, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 22 वाला अगर हम लोग दोस्तों देखें, तो इसमें 22 वाले में आपसे क्या कह रहे हैं? 22 वाले में आपसे कहा जा रहा है दोस्तों, जरा ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताएं कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ NFTs नाम दिया गया है। दोस्तों NFTs को जरा हम लोग यहाँ बड़े ध्यान से देखेंगे। NFTs ये क्या है? तो NFTs ब्लॉकचेन पर मौजूद होते हैं और इसमें एक अद्वितीय पहचान कोड और मेटा डेटा होता है, जिससे इन्हें दोहराया नहीं जा सकता। दोस्तों बिल्कुल सही, ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये जो NFTs दोस्तों लिखा है, ये NFTs का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। फंजिबल का मतलब ये होता है दोस्तों भजाना, ऐसा टोकन जिसे भजाया नहीं जा सकता है। तो यही है नॉन फंजिबल टोकन के संदर्भ में यही दिया है, ब्लॉकचेन पर मौजूद होते हैं। तो ये बात यहाँ बिल्कुल सही है आपका। NFTs यानी नॉन फंजिबल टोकन बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी के समान प्रोग्रामिंग द्वारा बनाए जाते हैं, जो एक दूसरे के स्थान पर विनिमय किए जा सकते हैं, जो कि गलत है दोस्तों। एक दूसरे के स्थान पर विनिमय नहीं किए जा सकते, क्योंकि दोस्तों बिटकॉइन फंजिबल होते हैं। बिटकॉइन जो होता है दोस्तों, बिटकॉइन फंजिबल होता है, यानी इसे भजाया जा सकता है। और NFTs नाम में ही है नॉन। NFTs जो होता है ये, इसको जो है भजाया नहीं जा सकता है दोस्तों, ये नॉन फंजिबल होता है। तो इसको याद रखेंगे। यह वाला गलत हो गया, तो आपका केवल एक सही हुआ और दूसरा गलत है। आगे जरा हम लोग देखें दोस्तों ये 23 वाले में, तो इसमें करें निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना करें 1952 में हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1952 में नहीं दोस्तों, 1955 में हुआ था। तो 1955 में हुआ था, यहाँ मैं 55 लिख दिया हूँ। तो आप समझ लीजिए कि यही गलत है और यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में जानते हैं, इंपीरियल बैंक भारत का स्टेट बैंक में विलय करके बनाया गया था
और ये इस समय जो है सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है दोस्तों भारत का, स्टेट बैंक। और इसकी जो है जब मतलब स्टेट बैंक की स्थापना जो हुई थी, इसकी संतुष्टि गोरेवाला समिति ने की थी। तो ये गोरेवाला समिति भी एग्जाम में पूछता है। तो ऑप्शन सब सही है, यहाँ पर ए वाला गलत था और यही आपका आंसर हो गया। आगे अगर हम लोग देखें 24 वाले में, तो इसमें दोस्तों कह रहे हैं आपसे दो कथन दे दिए हैं, कथन कारण वाले हैं। यहाँ पर कथन है यहाँ और कारण है। तो एमएसपी कृषकों को मूल्य स्थिरता प्रदान करता है और यह उनके हितों की रक्षा करता है। बिल्कुल सही, आप लोग समझ गए होंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जारी कीमतें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती है। तो दोस्तों जो एमएसपी कृषकों के मूल्य की स्थिरता प्रदान करता है और उनकी रक्षा करता है, लेकिन दोस्तों ये उसका कारण नहीं बता पाया। ये अपनी जगह पर कारण तो सही है, आर अपनी जगह पे सही है, लेकिन वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो जारी कीमत जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस जिसे हम लोग कहते हैं, इसके माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाती है, लेकिन यह इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये बात गलत हो गई। तो आपका ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। बहुत अच्छा मैचिंग से रिलेटेड है। यहां आपको बैंकिंग कंसेप्ट कुछ दे दिए गए हैं और उससे संबंधित कुछ कार्य दे दिए गए हैं। तो हमें मिलाना है कौन सा कंसेप्ट का कार्य क्या होता है। तो आरबीआई आप लोग जानते हैं, इसे कौन भूल सकता है। आरबीआई जो मौद्रिक नीति बनाती है, इससे मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं, सार्वजनिक जो है यानी लेन देन का काम करते हैं, जमा स्वीकार करते हैं, ऋण देते हैं, यही सब उनका काम होता है। और ये हो गया। तो पहला और दूसरा सीधे सीधे मिले हुए हैं। और अगर हम लोग आगे अगर इसको देखते हैं इसी वाले को, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक का क्या होता है दोस्तों, तो कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये सस्ते लोन उपलब्ध कराते हैं। विकास बैंक क्या होता है, ये दीर्घकालिक औद्योगिक वित्त प्रदान करते हैं, यानी जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में दोस्तों ये जो है ये फाइनेंस उपलब्ध कराते हैं सस्ता। तो सब सीधे सीधे मिले हुए, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग दोस्तों देखें 26 वाले में, तो इसमें आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं कौन सा हमारा जो है मतलब ऑप्शन सही है। तो पहला अगर हम लोग स्टेट पढ़े, अगर ये स्थिरीकरण अर्थव्यवस्था के मांग पक्ष से संबंधित है। इससे मुद्रा स्फीति नियंत्रण, राजकोषीय समायोजन और भुगतान संतुलन सुधार शामिल है। जी दोस्तों, स्थिरीकरण अर्थव्यवस्था के मांग पक्ष से संबंधित है और ये बात यहाँ पर इसको बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। आगे अगर दोस्तों हम लोग देखें, आगे अगर यहाँ पर देखें तो दूसरा वाला स्टेटमेंट में कह रहे हैं संरचनात्मक समायोजन अर्थव्यवस्था के पूर्ति पक्ष से संबंधित है, जिसमें व्यापार और पूंजी प्रवाह सुधार, औद्योगिक विनियंत्रण, विनिवेश और क्षेत्रीय सुधार शामिल है। तो दोस्तों यहाँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। यहाँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत अच्छा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग देखते हैं। आपसे कह रहे हैं कि बॉन्ड पर आरोह अवरोह स्तर, ये जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यील्ड कर्व, के संदर्भ में आपको कुछ कथन दे दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर बताइए कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों यील्ड मतलब क्या होता है। आपने कहीं इन्वेस्ट किया, लंबे समय तक अपना इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो दोस्तों आपको यील्ड यानी ब्याज ज्यादा मिलेगा, कम समय तक ही रखेंगे तो आपको यील्ड यानी ब्याज कम मिलेगा। तो यही बात है यहाँ। बॉन्ड यील्ड कर्व ऐसे ही होता है। बॉन्ड यील्ड कर्व आपको यहाँ बता दे तो ऐसे होता है, ऐसे होता है। आप ये आपका इधर टाइम हो गया और यहाँ ये यील्ड हो गया। तो आप ज़्यादा समय तक रखेंगे तो आपको यील्ड ज़्यादा मिलेगा। अब देखिए यहाँ ज़्यादा समय हो गया तो आपको यील्ड इतना मिल जाएगा। इतना समय तक ही रखेंगे तो आपको यील्ड इतना ही मिलेगा। यही बात कर रहे हैं। बॉन्ड यील्ड कर्व अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों के निवेशकों की अवधारणा को दर्शाती है। जी बिल्कुल सही है। यदि बॉन्ड यील्ड कर्व ऊर्ध्वगामी यानी अब ऊपर की तरफ हो तो इसका अर्थ यह कि दीर्घकालिक बॉन्ड का प्रतिफल अधिक होगा। यही बात है ना, ऊपर की तरफ है इसका मतलब अधिक होगा और अर्थव्यवस्था के विकास की संभावना भी अधिक होगी। यस, दोनों कथन हमारे सही हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ ए हो जाएंगे। दोनों के दोनों कथन सही हैं। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें ये 28 वाले में, तो कह रहे हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़ों भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर और साक्षरता दर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बताएं हमें। पहला स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। 2001 की जनसंख्या से लगभग
18 करोड़ थी दोस्तों। यस, ये बात बिल्कुल सही है। 2001 में दोस्तों यही 102 करोड़ थी लगभग, और यही दोस्तों इसमें 2011 में लगभग 121 करोड़ हो गई। तो ये बात यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही हो जाती है हमारी। तो हमारा पहला वाला तो हमारा यहाँ ऑप्शन जो होगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा ये सही, पहला वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखें, 2011 में भारत की साक्षरता दर 74% थी। यस, बिल्कुल सही, जिसमें पुरुष साक्षरता दर ये 82 के आसपास था और महिला साक्षरता दर 65 के आसपास था। तो ये वाला बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोनों। तो दोनों के दोनों हमारे सही हो जाएंगे। आगे यहाँ देखें हम लोग 28 वाले में देखें तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दोनों सही है। आगे अगर हम लोग 29 वाले में देखें तो 29 वाले में हमसे क्या कहा जा रहा है, विचार करके बताएंगे, हमें विचार करके बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो देखें दोस्तों हम लोग, हिमाचल प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिफल सबसे कम है। यस दोस्तों, इसका मतलब ये करें हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक राज्यों में है। हिमाचल प्रदेश में मात्र आप लोग देखेंगे 10% के आसपास नगरीकरण यानी शहरीकरण हुआ है बस। तो ये बात आपके बिल्कुल सही है। राजस्थान और झारखंड का नगरीकरण स्तर लगभग समान है दोस्तों। यस, राजस्थान का दोस्तों अगला हम लोग देखें तो राजस्थान में लगभग 25% नगरीकरण है, और झारखंड में देखेंगे तो वहाँ 24% के आसपास है। यानी हम कह सकते हैं दोनों लगभग बराबर है। तो ये भी वाला आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का नगरीकरण स्तर झारखंड से अधिक है। तो यस, थोड़ा सा अधिक है, क्योंकि ये 25 है, ये 24 है। तो ये वाला भी आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। झारखंड का नगरीकरण स्तर ओडिशा से कम है। तो दोस्तों गलत बात है। ओडिशा का लगभग 16% नगरीकरण है। अभी मैंने बताया झारखंड का लगभग 24% है। तो कम कहाँ हुआ, झारखंड का तो ओडिशा से ज्यादा ही है ना। तो चौथा गलत हो गया। 1, 2, 3 आपका सही है। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। 30 वाले को अगर देखें, मैचिंग वाला प्रश्न है, विभिन्न योजनाओं से संबंधित। आपको योजना दिया है, प्रारंभ उसको वर्ष दिया है, बड़े ही अच्छे से आप लोग कर देंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना कौन भूल सकता है दोस्तों, ये 2014 में। यस, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो ये 2016 में हुआ था। यस, यूपी चुनाव के पहले जो सिलेंडर बांटा गया था, यूपी चुनाव विधानसभा 17 था तो उसी पहले ये सिलेंडर फ्री में बांटा गया था। तो आयुष्मान भारत योजना ये 18 में दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में। सब सीधे सीधे मिले हुए, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 31 वाले में, तो इसमें दोस्तों कह रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है, और हमारा ये बताएं कौन सा सही है। तो भारत में जनगणना का कार्य भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के नेतृत्व में किया जाता है। जी बिल्कुल, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। और जनगणना का उद्देश्य क्या है, केवल जनसंख्या की गणना करना होता है? नहीं मेरे भाई, जनसंख्या की गणना तो करना ही है, उससे लिंगानुपात का पता चलता है, साक्षरता का पता चलता है, और विभिन्न जातियों के आंकड़ों को पता चलता है। तो ये सब वहाँ पर बहुत सारी, यहाँ पर महिला शिक्षा कितना है और ये सब बहुत सारी चीजें इससे पता चलती हैं। तो सिर्फ गणना के लिए नहीं होता है। तो ये आपका गलत हो गया, केवल ए आपका सही होगा। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों ये 32 वाले में, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आपसे कह रहे हैं, मिलाने वाला प्रश्न है। हमें सूची 1 दिया गया है और सूची 2 में हमें बताना है वाणिज्यिक बैंक दोस्तों क्या होते हैं। दोस्तों वाणिज्यिक बैंक तो वाणिज्यिक कॉमर्शियल बैंक है, आरबीआई है। तो आरबीआई क्या करती है दोस्तों, केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में काम करता है। ये बचत खाता आरबीआई, यहाँ पर दिया है वाणिज्यिक बैंक आरबीआई बचत खाता, आधा उस पेज पर चला गया है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत होता है दोस्तों। चले हम लोग देखते हैं। वाणिज्यिक बैंक दोस्तों केंद्रीय बैंक के नियमों के तहत ये कार्य करते हैं। तो यस, तो वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में काम करते हैं, ये वाला यहाँ चला आएगा। आरबीआई जानते हैं दोस्तों मौद्रिक नीति का ये संचालन करता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है। बचत खाता क्या होता है, आम जनता के लिए जमा स्वीकार होता है एक तरह का, ये सीधे सीधे मिले हुए हैं सब। तो आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ हमें सारे चीज यहाँ पता चल जाएगा आंकड़ों को। और रेपो रेट क्या होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है जिस रेट पर आरबीआई, तो उन्हें रेपो रेट पर देता है, तो उन्हें रेपो रेट कहा जाता है। सब सीधे सीधे मिले हुए हैं, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे अगर हम लोग देखें 33 वाले में, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताएं जनगणना मतलब बताना है कौन सा सही है। तो जनगणना यहाँ दे गई दोस्तों, सेंसस के बारे में है, एक प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की कुल जनसंख्या की गणना की जाती है। हाँ, किया तो जाता है।
ये बात तो सही है। भारत में जनगणना प्रत्येक 15 वर्ष में एक बार की जाती है, जो कि बात दोस्तों गलत है। प्रत्येक 10 वर्ष पे किया जाता है। थोड़ा सा अंदर घुसेंगे तो पहली बार जनगणना जो हुई थी दोस्तों, वो 1872 में हुआ था। ये 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। फिर उसके बाद दोस्तों इसके जो है कह सकते हैं हम लोग 9 साल बाद, यानी 1881 से लगातार रिपन के कार्यकाल से होता आया है, जो कि 2011 तक हुआ था। तो 21 में होना था, कोरोना काल की वजह से नहीं हुआ, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपका जो यहाँ पर स्टेटमेंट सही होगा तो केवल पहला हो जाएगा, ये वाला। तो अच्छा कंसेप्ट यहाँ जानने को मिलेगा। आपको 2 कथन दे दिए गए हैं, कह रहे हैं बताएं कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन के हिसाब से हमें बताना है। तो पहले पॉइंट में, आप पहले स्टेटमेंट में आपसे कहा जा रहा है मांग और पूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई किसी भी बाजार में कीमत निर्धारण करने वाले प्रमुख कारक होते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये वाला बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों आप किसी भी बाजार में बहुत ज्यादा किसी भी वस्तु का बहुत ज्यादा डिमांड कर देंगे तो उसकी सप्लाई घट जाएगी। सप्लाई जैसे ही घटेगी उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अगर आप लोग डिमांड कम कर देंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, उसका बिकेगा नहीं, कीमत घट जाएगा। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग भी स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। दोस्तों गलत बात यही मैंने अभी बताया, किसी वस्तु की अगर कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग नहीं बढ़ेगी, उसकी मांग घट जाएगी। दोस्तों क्यों? क्योंकि कीमत बढ़ने से लोग उपभोग करना कम कर देते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपका केवल ए होगा। आगे अगर हम लोग देखें 35 वाले में, तो कह रहे हैं कथनों पर विचार करके बताएं कौन सा हमारा सही है, वो में सही उत्तर देना है। तो मुद्रास्फीति है जिसे हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब जब वस्तुओं और सेवाओं के दाम एक लिमिट से बढ़ने लगते हैं तो उन्हें हम लोग मुद्रास्फीति या लोकल भाषा में कह सकते हैं महंगाई को, तो उसी को है। कह रहे मुद्रास्फीति तब होती है जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें सामान्य रूप से बढ़ने लगती है। बिल्कुल सही, यही मैंने आपको बताया। मुद्रास्फीति हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है। तो ये बात गलत है, हमेशा हानिकारक नहीं होता है। मुद्रास्फीति यानी महंगाई कुछ लिमिट तक, कुछ लेवल तक बढ़ना चाहिए, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है। लेकिन हमेशा दोस्तों बढ़ना या हमेशा घटना, ये मतलब ये नहीं कह सकते कि मुद्रास्फीति हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए खराब होता है। तो ये बात गलत है, कुछ स्थिति में अच्छा भी होता है, जो उत्पादक वर्ग होते हैं उनको लाभ दिलाने के लिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए। लोग देखें तो यही कथन कारण वाले सवाल आपको दिए गए हैं। बहुत अच्छा बेहतरीन सवाल है। सवाना तुल्य जलवायु दशा में पूरे साल ठंड रहती है। दोस्तों पूरे साल ठंड नहीं रहती है, यहाँ दोस्तों गर्म भी रहता है, एक ठीक ठाक औसत टेम्परेचर भी रहता है। तो ये बात यहाँ दोस्तों हमारा ये गलत हो गई। तो यहाँ ये गलत हो गई, हमेशा जो है ठंड नहीं रहता है। तो और यहाँ कारण को अगर देखें, यह जलवायु दशा आर्द्र विषुव रेखी और उष्ण शुष्क मरुस्थली जलवायु के मध्य होती है। यस दोस्तों बिल्कुल सही है, कारण आर आपका सही है, लेकिन ए गलत हो गया। आप लोग जानते हैं यहाँ पर ठंड में दोस्तों जो है ये मतलब कह सकते हैं कि ठंड में भी जो है अच्छा खासा फसल और सब्जियां उगाई जाती हैं, क्योंकि ठंड में बहुत ज़्यादा जो है यहाँ ठंड नहीं पड़ती है। तो ये आपका आर तो सही हो गया, तो ए गलत आर सही। तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ए असत्य है, आर सही है, ये वाला हो जाएगा। 37 को अगर हम लोग देखें तो किसी राज्य में भारत की सर्वाधिक तांबा अयस्क भंडार कहाँ है? तो किस राज्य में भारत का सर्वाधिक तांबा अयस्क भंडार पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर लगभग 50% से अधिक, लगभग 52% के आसपास तांबा अकेले उत्पादन करता है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 38 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप कहाँ है दोस्तों? इटली में है। तो यही कह रहे हैं, इससे रिलेटेड है सिसिली द्वीप। तो सिसिली द्वीप जो कि इटली में है, उसी के संदर्भ में आपको दिया गया है कुछ कथन, बताए कौन सा सही है। तो पहला वाला अगर हम पढ़ेंगे तो यही कह रहे हैं, सिसिली इटली का एक स्वायत्त प्रदेश है, हाँ है, जो भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप है। तो दोस्तों यहाँ 2 चीज याद रखना पड़ेगा, सिसिली द्वीप इटली का भी सबसे बड़ा द्वीप है और भूमध्य सागर में स्थित है। तो भूमध्य सागर में ही स्थित होने वाला सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। यही बात करें, सिसिली इटली का सबसे छोटा प्रदेश है, तो सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा द्वीप प्रदेश है। तो ये आपका यहाँ गलत हो जाएगा दूसरा। तो 38 का आपका कौन सा हो जाएगा? केवल ए, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखेंगे ये। आगे चले अगर हम लोग देखें तो 39 वाले को,
तो इसमें कह रहे हैं कि दोस्तों वही है बात, यहाँ पर दो कथन दे दिए गए हैं। अब बताइए यहाँ कौन सा हमारा सही है, सही उत्तर चुनकर हमें बताना है। तो जब दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में हटती हैं, तो दोस्तों जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेटें हैं और ये प्लेटें यहाँ से मान लीजिए क्रैक हो गई यहाँ से, और ये प्लेटें इधर चली गई, ये प्लेटें इधर चली गई, तो बीच में गैप हो जाता है। तो बीच में गैप होने की वजह से अंदर का जो मलबा है ऊपर आकर एक नई परत बना देता है। तो जैसे कुकर हो गया, हम लोग कुकर मान लीजिए खूब अंदर चावल पानी भर दे और उसका सीटी जाम कर दे दोस्तों, फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मतलब उसका वाल्व टूटेगा, सारा मलबा अंदर का निकल के आपके कुकर के ऊपर एक लेयर बना लेगा, बिल्कुल उसी तरह से। तो यही बात, आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ कह रहे हैं अपसारी प्लेट सीमा के कारण नई परपटी का निर्माण नहीं होता है। तो दोस्तों अपसारी प्लेट सीमा, अपसारी मतलब एक दूसरे के जब प्लेटें दूर जाती हैं तो बीच में जो गैप होता है, मलबा निकलता है, उससे नई परत बनती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं नई परत का निर्माण नहीं होता है, नहीं मेरे भाई होता है। ये बात आपकी गलत हो गई, तो आपका आंसर केवल एक होगा, ये वाला। आगे अगर हम लोग देखें 40 वाले में, तो कह रहे हैं कि बताइए कौन सा हमारा सही है, तो विचार कीजिए कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो पवन उच्च वायु दाब से, जो पवन होती है, हवा होती है, वह उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होते हैं। स्वाभाविक सी बात है मेरे भाई, ऐसे होता है स्लोप टाइप का, ऐसे मान लीजिए होता है ऐसे, यहाँ उच्च वायुदाब है, यहाँ निम्न वायुदाब है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। पानी ही देख लीजिए भाई, पानी कहीं ज्यादा है कहीं कम है, दो टंकी भर लीजिए, ज्यादा वाले से कम वाले की ओर जाएगा ना, तो ये वाला सही हो जाएगा। पवन पृथ्वी के तापांतर और आर्द्रता के पुनर्वितरण में सहायक होता है, यानी टेम्परेचर और आर्द्रता को बैलेंस करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो दोनों के दोनों सही हैं, आपका सी हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 41 में, तो कौन सा संस्थान पशु क्लोनिंग तकनीक के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे भाई हरियाणा का करनाल राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल है, हरियाणा का, बी। यस। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 42 वाले को, बहुत अच्छे आपको यहाँ पर फैक्चुअल सवाल मिल रहे हैं। अब कौन सा यूरोप महाद्वीप के किसी की राजधानी है? तो आपको 4 नाम दिए गए हैं, आपको बताना है जो यूरोप महाद्वीप के किसी देश की राजधानी है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा हमें सीरियसली देखना पड़ेगा। तो यहाँ एक केप टाउन नाम दे दिया है दोस्तों, क्या नाम दे दिया गया है? केप टाउन। केप टाउन दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का एक, दोस्तों ये साउथ अफ्रीका है, उसकी एक विधायी राजधानी है। तो दोस्तों ये तो अफ्रीका का हो गया, ये तो अफ्रीका का हो गया, ये तो नहीं होगा उत्तर आपका। अब यहाँ दोस्तों एम्स्टर्डम दिया है, एम्स्टर्डम अभी ये चर्चा में था, आप लोगों ने देखा होगा, नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, जहाँ पर हाइड्रोजन समिट हुआ था, यह यूरोप में है। यस, यह तो यूरोप में है, यूरोप महाद्वीप में। यहाँ दोस्तों अगला दिया है स्कॉटहोम। स्कॉटहोम दोस्तों आप लोग जानते हैं स्वीडन में है, तो स्वीडन भी आप लोग जानते हैं ये भी यूरोप में है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, 2 और 4 हो गया। तीसरे वाले को देखें दोस्तों, ब्यूनर आयर्स, ये अर्जेंटीना की राजधानी है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, तो ये साउथ अमेरिका में है दोस्तों। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो केवल 2 और 4 आपके सही हुए, ऑप्शन ए। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग 43 वाले को देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में सही नहीं है? तो आप लोग जानते हैं दक्षिण पश्चिम को मानसून बारे में करें दिसंबर से मार्च के बीच सक्रिय रहता है, तो नहीं मेरे भाई, ये जून से सितंबर के बीच सक्रिय होता है। तो ये कौन से कह दिया? तो यही पहला ही गलत हो गया। आप लोग जानते हैं जून के आसपास ये दक्षिण पश्चिम मानसून यानी साउथ वेस्ट मानसून के बारे में बात करें, जो केरल तट से दोस्तों रिलीज होता है, तो यह जून के आसपास आता है, सितंबर के आसपास चला जाता है। तो यही है, ये गलत हो गया, और बाकी सब सही है। ये केरल में प्रारंभ होता है और इसका प्रत्याव सितंबर माह से मतलब ये हटने लगता है। भारत की कुल वर्षा का लगभग 75% इसी से होता है। यस। आगे देखें 44 में दोस्तों जो कहा जा रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला से रिलेटेड आपको कुछ कथन दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही है? यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यस, ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो गई है, ये आपका सही हो गया। आगे अगर हम लोग देखें, हिमालय मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियों में विभाजित है। यस, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। उत्तरी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से जुड़ी हुई है। यस, यह दक्षिण भारत का अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। दक्षिण भारत की नदियां कहां से उद्गम हो गया? हिमालय तो दोस्तों पश्चिमी घाट से अधिकतर नदियां निकलती हैं दक्षिणी भारत की, तो ये गलत हो गया ना। तो 1, 2, 3 केवल सही हुआ आपका। बहुत अच्छा। आगे देखें 45 में हम लोग, तो इसमें दोस्तों आपसे कही जा रही है
ये तेल शोधन कारखाना दे दिया है, तेल शोधनशाला, और किस राज्य में है मिलाकर बताइए। तो मथुरा रिफाइनरी आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में, नाम से ही लग रहा है। हल्दिया आप लोग जानते हैं ये पश्चिम बंगाल में हल्दिया है, तो नाम से ही लग रहा है ये पश्चिम बंगाल में होगा। ये बरौनी ये बिहार में है, और बाकी ये मंगलोर ये रिफाइनरी जो कि हमें नहीं मालूम था लेकिन पता चल गया, ये कर्नाटक में है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा, एक आ जाएगा 2 पर, बी आ जाएगा 4 पर, और सी आ जाएगा 3 पर। तो यस डी वाला 1 पर गया, यही होगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखें अगर हम लोग 46 में, आपदा प्रबंधन योजना, आपदा प्रबंधन योजना के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, बताइए कौन सा सही है। तो आप लोग जानते हैं आपदा प्रबंधन योजना का क्या काम होता है। कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदाएं घटित होती हैं, बाढ़, सूखा, भूकंप, ये सब, तो दोस्तों वहां ये सब वहां मदद करने के लिए पहुंचते हैं। तो यह योजना प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को कम करने के लिए तैयार की गई है। यस, इसका कार्यान्वयन केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और राज्य सरकार इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। दोस्तों गलत, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब दोस्तों ये होता है, कहीं भी आपको केंद्र प्रायोजित योजना मिले तो इसका मतलब उसमें केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी है। तो केंद्र और राज्य की दोनों हिस्सेदारी है। तो अगर केंद्रीय योजना रहे तब तो केंद्रीय केंद्र का पूरा पूरा है, लेकिन केंद्र प्रायोजित सब जैसे आए समझ लीजिएगा दोनों को है। तो ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है यह दोनों के हिस्सेदारी से काम चलता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ आपका, केवल एक सही है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, केवल एक बी वाला। आगे अगर हम लोग देखें तो 47 में करें, कौन सा बॉक्साइड उत्पादन क्षेत्र महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो महाराष्ट्र में स्थित दोस्तों कौन सा नहीं है, आप लोग जानते हैं दोस्तों, कोल्हापुर तो है, रत्नागिरी भी है, कोल्हापुर भी है, रत्नागिरी भी है, और दोस्तों ये सतारा भी है। तो ये तो आप लोग बच्चों वाला जैसा सवाल हो गया। कांचीपुरम, कांचीपुरम महाराष्ट्र में है ही नहीं दोस्तों, कांचीपुरम तमिलनाडु में है। तो स्वाभाविक सी बात है यह महाराष्ट्र में नहीं है। लेकिन दोस्तों ये कांचीपुरम, ये दोस्तों बॉक्साइट के बजाय ये ग्रेनाइट और सिलिका का मतलब माना जाता है ये उत्पादक क्षेत्र। तो ये सी वाला आपका ये महाराष्ट्र में नहीं है बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र। आगे देखें 48 में, तो भूमध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि यानी भूमध्य सागर के आसपास जो कृषि की जाती है, भूमध्य सागरीय कृषि का वैश्विक व्यापार में क्या योगदान है। तो यह पूरे वर्ष अनाज की उपलब्ध कराता है, नहीं तो मेरे भाई यह पूरे वर्ष सब्जियों का उपलब्ध करवाता है, क्योंकि यहाँ एक अच्छा टेम्परेचर, अच्छा मतलब जो है मौसम पाया जाता है। तो यह शीतकाल में फलों को, इन सब्जियों को आपूर्ति कराता है, क्योंकि दोस्तों ठंडी में यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती। जो अच्छी खासी सब्जियाँ जो है, सब्जियों को उगाने के लिए अच्छा खासा टेम्परेचर होना चाहिए। तो अच्छी खासी सब्जियां उगा देता है। जो यूरोप के अन्य भागों में जहां बहुत ठंड पड़ती है, सब्जियां नहीं हो पाती हैं, वहां सब्जियों की सप्लाई करता है। तो ये सही हो जाएगा आपका, यही सही है। आगे दोस्तों 49 वाले में देखें तो निम्नलिखित युग्मों, मतलब एक तरह से आपको संस्थान और स्थान दिए गए हैं जोड़े के रूप में, बताने कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान तिरुचिरापल्ली, तो यस ये सही है। राष्ट्रीय अंगूर संस्थान पुणे में है। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान संस्थान, तो ये शायद जयपुर में नहीं है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान बिहार के मुजफ्फरपुर में है। आप लोग देखते होंगे भोजपुरी गाने बहुत से आपने सुना होगा, लीची और मुजफ्फरनगर का कनेक्शन आपने यहाँ पर देखा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात आती है, ये 49 वाला राष्ट्रीय अनार अनुसंधान संस्थान, दोस्तों ये जयपुर में नहीं है, ये जयपुर में नहीं है। तो दोस्तों ये कहाँ होगा, तो राष्ट्रीय अनार अनुसंधान संस्थान ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के कह सकते हैं सोलापुर में। तो यस यही आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो 50 वाला प्रश्न है, एक बहुत अच्छा प्रश्न है कंसेप्चुअल। इसमें कह रहे हैं कौन सा कथन हमारा सही है बताइए और उसका उत्तर दीजिए। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहे सभी भूभाग आज भी जुड़े हुए हैं, जो कि गलत है। महाराष्ट्र में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार गोंडवाना लैंड से अलग होकर भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसी भूमि संरचनाएं बनी। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, महाद्वीपीय विस्थापन जो ये कहता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये कहता है आज के जो महाद्वीप हैं, पहले दोस्तों ये सब जुड़े हुए थे, जो आज अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ये सब तो पहले जुड़े हुए थे। तो दोस्तों फिर जो है ये मतलब अलग हुए, गोंडवाना लैंड मतलब दोस्तों और अंगारा लैंड। तो एक भाग इसका उत्तर में खिसक गया, एक भाग दक्षिण में, फिर दक्षिण में टूटा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका ये सब हुए। तो इसी बात से कह रहे हैं। और जो मतलब इसे पैंजिया
कहते हैं और जो आसपास जल भरा रहता है उसे पैंथालासा। तो आपका कौन सा सही है, ये बी वाला सही हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 51 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं आपसे कि कौन सा सुमेलित है, बताइए सही कौन सा है। तो मशीनीकृत कृषि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में अच्छा खासा है। यस दोस्तों, क्योंकि वहाँ कृषि जो होती है दोस्तों बड़े पैमाने पर की जाती है, बड़े जोत पर मशीन चलाना आसान होता है। हमारे यहाँ 10 बिस्सा खेत है, 4 भाई हैं, अलग हुए, टुकड़े टुकड़े हो गए, उनके 2 बेटे हुए, वो भी अलग अलग हुए, टुकड़े टुकड़े कर लिए। तो बाद में पता लगा केवल धनिया मिर्च बोने क्यारी के बराबर खेत जो था अब वो क्यारियां में बदल गई हैं। तो ऐसा हो जाता है, तो इसलिए हमारे यहाँ ये समस्या है। इसीलिए कहा जाता है सहकारी कृषि कीजिए, सारे खेतों को मिला दीजिए और उसके अनुपात में आपस में अनाज बांट लीजिए। तो यही है, पहला तो सही होगा। टेरेसिंग कृषि चीन एवं जापान में किया जाता है, ये भी सही है। भूमध्य सागरीय कृषि स्पेन, इटली एवं ग्रीस में किया जाता है, सब सही है आपका। 1 2 3 हो जाएगा, 51 का आपका यहाँ डी हो जाएगा। तो दोस्तों चले हम लोग देखते हैं आगे, देखें हम लोग ये 52 में क्या कह रहे हैं। कथनों में से कौन सा चीन का हिस्सा है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, चीन का हिस्सा दोस्तों ये आपको मकाऊ भी है, तिब्बत भी है दोस्तों, ये हांगकांग भी है, ये ताइवान नहीं है। ताइवान जिसे चीन अपना मानता है, ताल ठोकता है, ये हमारा हिस्सा है, लेकिन अभी ताइवान एक स्वतंत्र देश के रूप में अपना शासन कर रहा है, तो यही नहीं है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, 2 3 और 4 सी वाला। आगे अगर हम लोग देखें 52 वाले में, तो दोस्तों 52 वाले में हमसे क्या पूछा जा रहा है। कैस्पियन सागर के संदर्भ में आपको कुछ कथन दे दिए गए, बताएं कौन सा हमारा सही है। तो यह विश्व की सबसे बड़ी बंद झील है दोस्तों, यस लॉक झील है ये सबसे बड़ी, यानी पूरी तरह से महाद्वीपों से घिरी हुई है ये चारों ओर से। तो ये वाला आपका सही है। पूर्णतः मीठे पानी की झील है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं पूर्णतः मीठे पानी की झील नहीं है, ये आपको जो है दोस्तों ये खारे पानी है, ये इसमें खारा है इसका जल। तो ये दूसरा आपका गलत हो जाएगा। जो 53 का हमारा आंसर होना चाहिए दोस्तों, यह हमारा हो जाएगा केवल एक ऑप्शन बी। आगे दोस्तों 54 वाले को देखें हम लोग। 54 वाले में क्या पूछा जा रहा है हमें, राजधानी, शहर और देश का नाम दे दिया गया है, मिला दो हमें मेरे भाई। तेहरान किसकी राजधानी है, ईरान की। और दोस्तों ये बैंकॉक किसकी राजधानी है, ये थाईलैंड की। और ये हो गया, तो ए हमारा 4 पे गया, 3 वाला डी पर आया, तो ये हमारा डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। एलिमिनेशन हमने पता लगा दिया, हमें कुछ कंफ्यूजन था तो हमने लगा लिया, तो हमें पता चला ए वाला बी पर चला जाएगा। तो ये मतलब ये बी वाला 1 पर जाएगा, ये इराक की राजधानी बगदाद और ये सीरिया की राजधानी दाशमी। आगे देखें दोस्तों हम लोग अगर 55 में क्या है हमारा, तो यहाँ कह रहे हैं दोस्तों हमें कुछ कौन सा कथन सही है बताइए और हमें सही उत्तर दीजिए। तो पहला वाला देखेंगे, किर्गिज जनजाति मध्य एशिया के पामीर पठार और तियानशान पर्वत माला में निवास करती हैं। जी बिल्कुल, किर्गिज जनजाति अस्थायी रूप से कृषि करने वाली जनजाति है। तो दोस्तों ये भी कथन, ये भी स्टेटमेंट आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आगे चले दोस्तों, हमारा सी हो जाएगा, मतलब नहीं, थोड़ा सा यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो किर्गिज जनजाति कह रहे हैं अस्थायी रूप से कृषि करने वाली जनजाति है, नहीं अस्थायी को ये घुमंतु कृषि करने वाला एक तरह का होता है दोस्तों। ये दोस्तों ये ऐसी जनजाति जो पशुपालन करती है और अस्थायी कृषि पर निर्भर नहीं है, ये कुछ घुमंतु कृषि करते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये पशुपालन करते हैं, कह सकते हैं कृषि नहीं करते हैं। तो ये वाला आपका गड़बड़ हो जाएगा, आपका आंसर जो हुआ केवल सी हो जाएगा। आगे देखें केवल एक सी वाला ऑप्शन। 56 वाले को देखें तो अरल सागर के संकुचन के संदर्भ में कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए, बताइए कौन सा सही है। तो अरल सागर का संकुचन मानवीय क्रियाओं के कारण अत्यधिक हुआ है और यह लगभग सूखा हो चुका है। यस दोस्तों बिल्कुल सही है, अरल सागर मानवीय संकुचन रूप के कारण ये बहुत ही तेजी से सिकुड़ रहा है। काला सागर एवं बैकाल झील का संकुचन अरल सागर की तुलना में अधिक हुआ है, तो जो कि दोस्तों ये बात आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ये काला सागर एवं बैकाल सागर संकुचन अरल सागर की तुलना में अधिक नहीं हुआ है, ये बात गलत है, बल्कि उनसे कम है इसका। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा, केवल ए सही है। आगे अगर हम लोग देखें 57 वाले में, तो वही बात है, यहाँ कथन दे दिए गए हैं, कथन कारण वाले हैं। तो आपको हमें बताना है दोस्तों, यहाँ हमें बताना है हमें कौन सा हमारा आंसर सही होगा। तो चले हम लोग देखते हैं
कथन को अगर पढ़ते हैं तो भारत में जूट की खेती मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में केंद्रित है। तो भारत में जूट की खेती मुख्यतः पूर्वी क्षेत्रों में सीमित है। यस, ये बात तो आपका सही है इतना। जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार ऐसे क्षेत्रों में, ये बात सही आप लोग जानते हैं, ये इतना तो सही है। अगर हम लोग कारण आर को देखें भाई पूर्वी क्षेत्र में क्यों है, तो जूट की खेती के लिए उच्च तापमान और आर्द्र जलवायु आवश्यकता होती है। जी दोस्तों बिल्कुल, कथन और कारण भी इसका एकदम सही है और वो ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यही आपका ए सही हो जाएगा। 58 को अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो इसमें दोस्तों जो कहा जा रहा है आपसे, पर्वत श्रेणी दिया गया है और उनका अवस्थिति दिया गया है। कौन सी पर्वत श्रेणी कहां पर अवस्थित है ये हमें बता दीजिए दोस्तों, और बताकर सही आंसर दीजिए। तो चले हम लोग देखते हैं जाग्रोस कहां है दोस्तों, ईरान, इराक और तुर्की, स्कैंडिनेवियन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, काकेकस, रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और अपलेशियन को संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 58 का दोस्तों जो हमारा आंसर होना चाहिए वो ए हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 58 का ए। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं दोस्तों, हमारा ए हो जाएगा। अब हम देखते हैं 59 में। 59 में दोस्तों हमसे क्या कह रहे हैं, लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, बताइए कौन सा हमारा आंसर सही है। तो लेटराइट मिट्टी लाल रंग के लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण हो जाती है। यस दोस्तों बिल्कुल सही, इसी के कारण वो लाल हो जाती है। तो यस, ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही है आपका। आगे अगर हम लोग देखें अगला वाले ऑप्शन में, ये दूसरा वाले स्टेटमेंट में, तो इसमें जो तो आपसे कहा जा रहा है, यह मिट्टी नाइट्रोजन, पोटास एवं चूना जैसे पदार्थों से समृद्ध होती है, जो कि दोस्तों ये बात गलत है। ये इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना ये सब जैविक पदार्थ से ये समृद्ध नहीं होती है, ये बात यहाँ पर गलत हो गई आपकी। तो आपका दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए आपका हो जाएगा, केवल एक सही है, दूसरा वाला तो गलत हो गया, केवल एक ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 59 का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आगे देखें हम लोग अब यहाँ दोस्तों, इस मृदा का जो सर्वाधिक कह सकते हैं, इसमें नाइट्रोजन, पोटास इन पदार्थों की कमी पाई जाती है, जबकि जो है ये समृद्ध नहीं होता है। जो ये सब दिए गए हैं इसमें ये सब की कमी होती है। आगे देखें 60 वाले का अगर हम लोग, तो इसमें कह रहे हैं दोस्तों विचार करके बताइए और सही आंसर को चुनिए। ये चपचार दिया है, चपचार कूट मिजोरम का एक प्रमुख त्योहार है जिसे जंगल की सफाई के बाद मार्च में मनाया जाता है। तो चपचार कूट मिजोरम में जंगल की सफाई यानी कह सकते हैं वो झूम कृषि होती है, उसके लिए महीने मार्च में मनाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। खोंगजाम परवा मिजोरम का एक पारंपरिक गाथा गीत है। तो दोस्तों यहाँ खोंगजाम परवा मणिपुर का पारंपरिक गीत है दोस्तों, ये मिजोरम का नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। थांगटा मणिपुर का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है, यही मैंने अभी पहले बताया था, ये कल अभी मैंने यही इसी के बारे में अभी बताया था। ये मार्शल आर्ट है थांगटा, जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए वहाँ के लोग विकसित किए थे, तलवार और भाले के मतलब बल पर। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 3 सही हुआ, सी वाला सही हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग 61 वाले में देखें, तो हेनसोंग के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही है। तो हेनसोंग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशम वस्त्रों के लिए विख्यात था। तो दोस्तों यस, आप लोग जानते हैं हेनसोंग का भारत भ्रमण हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, तो उसी समय मथुरा सूती वस्त्र के लिए और वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, ये बात तो बिल्कुल सही है। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो आगे इसी वाले का अगला कथन यहाँ पर इस पेज पे दिया गया है। तो हेनसोंग थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण व्यापार बताया। तो दोस्तों ये जो कह रहे हैं हेनसोंग थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण व्यापार बताया, तो दोस्तों ये बात यहाँ पर आधी अधूरी सही है, आधी अधूरी गलत है। तो दोस्तों हेनसोंग ने थानेश्वर की समृद्धि के मुख्य कारण के रूप में व्यापार का उल्लेख किया था, तो ये बात तो ये सही है, हाँ थानेश्वर के ही बारे में ये उल्लेख किया था। तो ये आपका यहाँ पर ये जो 61 वाला है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, तो आपका ए हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ 62 वाले को देखते हैं दोस्तों, अगर 62 में देखें तो यहाँ भी कथन कारण वाले आपके दिए गए हैं, एक यहाँ कथन और एक यहाँ कारण। इसको देखें तो कह रहे हैं कर्नाटक के हेलेबीड में स्थित होयलेश्वर मंदिर को होयलेश्वर राजवंश के शासनकाल में गहरे रंग के परतदार पत्थर शिष्ट से निर्मित किया गया था और इसे बेसर शैली मंदिर कहा जाता है। तो दोस्तों यस, ये बात यहाँ बिल्कुल सही है, कर्नाटक के हेलेबीड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण
व्होलेश्वर शासनकाल के गहरे रंग ये हुआ है, तो ये बात यहाँ पर ये आपका सही हो जाता है, कथन सही है। इस मंदिर की मौलिक तारकीय भू योजना एवं अत्यंत अलंकृत उत्कीर्ण इसे अन्य मध्यकालीन मंदिरों से विशिष्ट बनाते हैं। तो दोस्तों ये बात आपकी भी बिल्कुल सही है, यहाँ ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो जो कि दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ, अगर हम लोग देखें तो ये भी सही है अपनी जगह पर, लेकिन यह इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा, नहीं कर पा रहा है। आगे देखें अगर हम लोग ये 63 वाले में, तो इसमें करें तिलक के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, बताइए कौन सा हमारा ये सही है। तो जून 1897 में पूना में रैंड एवं आयस्ट की हत्या के पश्चात आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में ब्राह्मणों ने साजिश रची थी। तो दोस्तों ये बात जो है यहाँ पहला स्टेटमेंट तो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ऐसा ही आरोप लगा था ये तिलक पर। जुलाई 1897 में तिलक को राजद्रोह का आरोप में गिरफ्तार कर 18 महीने की सजा सुनाई गई। तो जुलाई 1897 में इनको गिरफ्तार करके 18 महीने की सजा सुनाई गई थी, तो ये बात सही है, आपका दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 64 वाले को अगर हम लोग देखें तो किताबुल हिंद के संदर्भ में कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताइए कौन सा आपका सही है। तो देखें यहाँ किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी, जी दोस्तों बिल्कुल सही है। किताबुल हिंद से तत्कालीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये बात दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, दोनों बातें सही हैं, ये हो जाएगा, दोनों सही है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं तो कह रहे हैं इसमें आदि शंकराचार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन हमारा सही है, इसको बताना है हमें। तो कह रहे हैं भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत के 8वीं शताब्दी आदि शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का ये जो है प्रचार किया। तो दोस्तों आप लोग ये समझ लिए आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया था, न कि भक्ति आंदोलन का। तो अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था इन्होंने, तो ये आपका गलत हो जाएगा। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया, तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका जो केवल 2 सही हुआ, ये केवल 2 सही हुआ आपका। आगे देखें अगर हम लोग यहाँ पर ये मॉन्टेग्यू चेम्सफर्ड के संदर्भ में बातें की गई है दोस्तों। मॉन्टेग्यू चेम्सफर्ड के संदर्भ में आपको कुछ बातें दिया गया है, ये 1819 में ये आया था। तो कह रहे हैं कौन सा असत्य है। मॉन्टेग्यू चेम्सफर्ड की संस्तुति के आधार पर 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित कराने लगी। तो दोस्तों ये बात यहाँ पर आपका ये तो सही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफर्ड ने अपनी 1918 रिपोर्ट प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की अनुशंसा की। तो दोस्तों ये भी बात यहाँ पर सही है। तो ये भी आपका बी वाला भी स्टेटमेंट सही है अपनी जगह पर। अभी आंसर हमें नहीं मिला, देखते हैं आंसर कब मिलता है। एचिन आयोग 1887 ने सिविल सेवा परीक्षा को इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित करने की सिफारिश की थी। तो दोस्तों ये बात गलत है, यही बात अभी पहले वाले में कहा, तो ये बात गलत हो गई। तो यही आपका आंसर हुआ ऑप्शन सी। आगे अगर हम लोग देखें